नमस्कार, कृषि महाकुंभ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हेमंत खई। बात करते हैं भारत के कृषि बाजार की, जहां किसान भी हैं और कारोबारी भी, एक्सपोर्टर्स भी हैं और कंज्यूमर्स भी। बेहद व्यापक है ये बाजार, लेकिन वक्त के साथ देश का एग्रीकल्चर मार्केट अब बदल रहा है और साथ ही बदल रही है खेती की तस्वीर भी। एग्रीकल्चर मार्केट में जहां ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठते रहे हैं, वहां टेक्नोलॉजी से अब ये दिक्कतें दूर होती हुई दिख रही हैं। हालांकि ये बदलाव की अभी शुरुआत है और इस बदलाव को समझाने के लिए हमने ये खास पेशकश और मुहिम उठाई है। जहां कृषि महाकुंभ, जहां हम एग्रीकल्चर और उससे जुड़े बाजार के हर पहलू पर नजर डालेंगे। ये हम बात कर रहे हैं बदलाव की, कैसे बदल रहा है देश का कृषि बाजार, मंडियों में होने वाले कारोबार किस तरह से एसी चैम्बर्स तक अपनी दखल बढ़ाते जा रहे हैं, कहां तक इनकी पहुंच पहुंची है और अभी क्या क्या होना बाकी है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। कंप्यूटर का स्क्रीन और कीबोर्ड पर नाचती ये अंगुलियां भारत में कृषि बाजार की नई कहानी लिख रही हैं। ये उसी मंडी का ऑनलाइन रूप है जहां किसान भी हैं और कारोबारी भी, अनाज भी है और उसे तौलने का पैमाना भी। सब कुछ मौजूद है यहाँ और सिर्फ अंगुलियों की चंद हरकत से हो जाता है सौदा। न छल है, न कपट है, न झूठ है और न सामने वाले को ठगने की मंशा, क्योंकि भाव से लेकर माल की क्वालिटी तक सब कुछ शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट है। ये है भारत में तेजी से पांव पसारता मंडियों का ऑनलाइन रूप, जहां हाशिए पर रहने वाले किसान अब जश्न के मूड में हैं। 4 साल पहले तमिल साहिब आया हो तो हमारा वो सब सपरा जाता, साफरा जाता। छपरा એટલે कोई पतरा बतरा का मकान सब कोई था नहीं, वो झूंपड़ा था। वो जाते मेहनत करी ने कमाना, बजारनी मार्केट ने अंदर सारो भाव મળ્યો, એના લીધે આ વિકાસ બધોય 40 बीघा में जुआर सौ का पैसा मिला, 1 कुंटल का 30,000 रुपया जुआर में रेट मिली। आज तक और दूसरी चीज उनको नहीं मिली। फायदा ही गया। ट्यूबवेल कराओ खेत में, घर चिनाया, आगे जाऊं तो ट्रैक्टर ला। किसी किसान का यह बयान काफी अहमियत रखता है, वह भी उस देश में जहां अन्नदाता को भी अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है। खेत खलिहान छोड़ संसद की दहलीज पर धरना देने को मजबूर होना पड़ता है, और हक भी क्या, सिर्फ उनके उत्पाद की वाजिब कीमत। चूंकि देश का कृषि बाजार राज्यों की सूची में है, लिहाजा कुछ राज्यों ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और ये मुमकिन हो रहा है उस एक्सचेंज की वजह से जिसने देश के कृषि बाजार को एक नया आयाम दिया है। पैसे ज्यादा मिल रही है, माने 1 किलो में 3 रुपए पता मिल रही है। जब सेंटर में तो लाओ मेरा गांव में जो सेंटर खोलना बहुत मन ज्यादा फायदा रही है। 2-4 व्यापारी कीमत को अपने हिसाब से चलाते थे मार्केट को। एनसीडीएक्स आने से अब मोनोपोली बाजार में नहीं रही। ट्रांसपोर्ट के धंधे से हमको अच्छा, ट्रेडिंग के धंधे में हमको एनसीडीएक्स आने से तो क्वालिटी पे बहुत ज्यादा जोर पड़ा है। किसान है, माल को सुखाना चाहता है कि माल मेरा जो मंडी में बिके तो हमको 2 रुपया का फायदा हो। भारत जहां करीब 55% आबादी खेती पर आधारित है, देश भर में 7,000 से भी ज्यादा रेगुलेटेड मंडियां हैं और करीब 22,500 स्थानीय कृषि बाजार। विदेश व्यापार में भी खेती की बड़ी दखल है। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 5 साल में भारत से होने वाले कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट करीब 50% बढ़ चुका है। कुल एक्सपोर्ट में कृषि उत्पादों की करीब 10% हिस्सेदारी है। खेती के मामले में भारत नेट एक्सपोर्टर है। इसके बावजूद भारत की जीडीपी में कृषि सेक्टर की हिस्सेदारी लगातार गिर रही है। आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जिस सेक्टर ने देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में पिछले 10 सालों के दौरान 48% की बढ़त हासिल की, उसी सेक्टर की जीडीपी में हिस्सेदारी करीब 40% घट गई है। बेशक इस पर अब गंभीरता से सोचना बेहद जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। बिल्कुल, तो गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और अब आप सब ये जानना चाहते होंगे कि आखिर क्या है ये ऑनलाइन मार्केट, कैसा होता है इसमें कारोबार, क्या है इसकी खासियत और इससे जुड़े किसान किस तरह से फायदा उठा रहे हैं। आइए एक और रिपोर्ट देखते हैं। ऑनलाइन मार्केट आमतौर पर यहां से भी वैसे ही कारोबार होता है जैसे मंडियों में होता है।
यहाँ भी एक खरीदार के लिए एक बिकवाल का होना जरूरी है। अंतर है तो सिर्फ कारोबार के तौर तरीकों का, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर माल की क्वालिटी क्या होनी चाहिए ये पहले से तय होता है। कंप्यूटर के स्क्रीन पर कमोडिटी की कीमत से लेकर उसकी क्वांटिटी और बेचने और खरीदने वाले की पूरी जानकारी मौजूद होती है। हालांकि पिछले करीब 10 सालों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वायदा बाजार ही मौजूद था, लेकिन अब बाजार के दो और चेहरे स्पॉट एक्सचेंज और एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड भी इस प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। बात 2008-2009 की है, जब केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों को स्पॉट एक्सचेंज बनाने की इजाजत दी थी। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली एनसीडेक्स स्पॉट एक्सचेंज रहा, जो अब एनसीडेक्स ई मार्केट्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए किसान, प्रोसेसर्स और एक्सपोर्टर्स सीधे बाजार में अपनी पहुंच बना सकते हैं। रियल टाइम एक्सेसिबिलिटी होने से ये किसानों को जहां उचित भाव दिलाने में मददगार रहा है, वहीं बिचौलियों के ना होने से प्रोसेसर्स और एक्सपोर्टर्स की लागत भी घटी है। यहाँ पर कमोडिटी की कीमतें वायदा बाजार से प्रभावित होती हैं, यानी इस प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति या ग्रुप की मोनोपोली की गुंजाइश खत्म हो जाती है। इन एक्सचेंजों पर वेयरहाउस रसीद की भी ट्रेडिंग की सुविधा उपलब्ध है। इन्हीं खासियत की वजह से दक्षिण भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल के अलावा पश्चिम में मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों ने इसमें रुचि दिखाई है। अब इसका प्रसार राजस्थान में भी हो रहा है। अब सवाल उठता है कि जब फ्यूचर है, स्पॉट है, ऐसे में फिर फॉरवर्ड क्या चीज है? फॉरवर्ड सौदे मतलब भविष्य के किसी तय समय पर होने वाले सौदे। इसमें कीमत से लेकर डिलीवरी लोकेशन पहले से तय होती है। वैसे तो देश में पहले से इस तरह के सौदे होते रहे हैं, लेकिन लीगल प्लेटफॉर्म ना होने से इसमें पूंजी फंसने और डिफॉल्ट का भी खतरा रहता था। लेकिन एनसीडेक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से रेगुलेटेड है। इसमें काउंटर पार्टी डिफॉल्ट से सुरक्षा की व्यवस्था है। बेहतर रिस्क मैनेजमेंट और ज्यादा लिक्विडिटी होने से मोनोपोली की स्थिति वैसे ही कम हो जाती है। इसमें नेटिंग की भी व्यवस्था है और रेफरेंस और फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग की सुविधा है। बेशक इसे भारतीय कमोडिटी बाजार का बदला हुआ चेहरा ही कहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सवाल सबके जहन में यही है कि क्या इस शुरुआत से बदल जाएगी खेती की तकदीर? जरूरत क्या है देश के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए? भारत को आजाद हुए 60 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद देखिए देश के सबसे बड़े एंटरप्राइज सेक्टर की ये हालत है। आखिर वजह क्या है? पेश है एक और रिपोर्ट। खेत में लहलहाती ये फसल और गोदामों में रखी ये अनाज की बोरियां 125 करोड़ आबादी का पेट भरने के साथ साथ देश में डॉलर लाने का भी काम करती हैं। इसके बावजूद जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी लगातार गिर रही है। दरअसल खेती को लेकर पॉलिसी बनाने में राज्यों और केंद्र के बीच में तालमेल का अभाव है, जिसका खामियाजा पूरे सेक्टर को भुगतना पड़ रहा है। अभी तक सरकारों का फोकस एमएसपी और सब्सिडी पर ज्यादा है, जबकि इस सेक्टर में बुनियादी सुविधाओं तक का अकाल है। तो ये बैंकरप्सी का आइडिया है कि उसको आप कर्ज दे दो, उसको बिजली मुफ्त कर दो। मुफ्त नहीं चाहिए उसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए एग्रीकल्चर का। आप एफसीआई जो है उसको गोडाउन के बजाय आप साइलो बनाइए। फूड ग्रेन के साइलो होने चाहिए बतौर के गोडाउन के। इतनी बड़ी जमीन ले रखी है, बिकॉज दे गो हॉरिजॉन्टल, ओके, यू कैन गो वर्टिकल। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। मंडी कानूनों को कारगर बनाने के लिए 2003 में ही केंद्र सरकार ने राज्यों को मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू करने का सुझाव दिया, लेकिन अब तक महज 16 राज्यों में ही नया मंडी कानून लागू हो सका है। कुछ राज्यों में तो एपीएमसी का नामो निशान तक नहीं है। बेशक जिन राज्यों ने इसे अपनाया वहां खेती और इससे जुड़े मार्केट की तस्वीर बदल गई है, लेकिन देश में एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद लचर है। एक तरफ हर सेकंड कीमतों में भारी उतार चढ़ाव दिखाने वाला ऑनलाइन वायदा प्लेटफॉर्म है, तो दूसरी ओर मंडियों में बिचौलियों के बीच होने वाला परंपरागत कारोबार है, जहां ना पर्याप्त वेयर हाउसिंग की सुविधा है और ना क्वालिटी जांचने का जरिया। एग्रीकल्चर का आज भी हिस्सा कैपिटल फॉर्मेशन में सिर्फ 8% है, मैन्युफैक्चरिंग का 48 और सर्विसेज का 44। मेरे हिसाब से आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब तक हमारी फूड सिक्योरिटी नहीं होगी और जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा एग्रीकल्चर के अंदर, इन्फ्लेशन हाई रहेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के कृषि बाजार को पटरी पर लाने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में करीब 56,000 करोड़ रुपए निवेश की जरूरत है। इनमें से ज्यादातर निवेश प्राइवेट सेक्टर से होना चाहिए, लेकिन मौजूदा माहौल में ये कितना संभव हो सकेगा,
ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा देश के कृषि बाजार का हाल। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे कर्नाटक के एडिशनल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मार्केट एंड रिफॉर्म्स और REMSL के MD और CEO मिस्टर R मनोज, उनसे चर्चा करेंगे ब्रेक उस ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं REMSL के MD और CEO R मनोज। लेकिन उनसे बात करें उससे पहले आपको बता दूं REMSL है क्या। दरअसल कर्नाटक सरकार ने NCDEX स्पॉट एक्सचेंज के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है REMSL यानी राष्ट्रीय मार्केट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और आर मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। हमने देखा है कर्नाटक में सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स हुए हैं, कहना चाहिए एक तरह से एग्रीकल्चर क्षेत्र में। ये बताइए सबसे पहले कि कौन कौन से वो रिफॉर्म्स हैं जो लागू हो चुके हैं और इससे क्या फायदा हुआ है कर्नाटक को। नमस्कार। I would start with the introduction of कर्नाटका कृषि मंडी का एक परिचय देना चाहता हूं। कर्नाटक में 155 मेन मार्केट्स आते हैं, मतलब कृषि मंडियां 155 कृषि मंडियां कर्नाटक में फैला हुआ है। कर्नाटक में 92 एग्रीकल्चर कमोडिटीज are regulated by the APMC Act. So 92 commodities, you have food grains, you have cereals, you have pulses, you have oil seeds, fruits and vegetables over here. The last year turnover was around 32,000 crore in these 155 APMC markets, and Karnataka has a registered trader base of 32,000 and 17,000 as commission agents. These are the statistics of Karnataka agricultural markets. So if you ask me what reforms have we brought in Karnataka, I would say first and foremost we brought out the policy, the first policy of its kind to spell out the reforms agenda in the state. Karnataka agricultural marketing policy was brought out by the state government on September 9th, 2013. So this clearly visualizes what action, what is the roadmap in which the government of Karnataka will take the agriculture marketing sector. So ये पहला जो शुरुआत हुआ है Karnataka agriculture marketing policy, that was the first kickstart for initiating the reforms process. So इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है कि मतलब पहला ये हुआ है कि single unified trader license. So single unified trader license, this is a very important thing. इसमें हमने क्या किया है, the existing act was every APMC, मतलब in all the 155 APMCs the traders have to seek a trader license to transact. But in the Ekikrit license, that is a unified trader license, a trader having license in one of the APMC can transact across all 55 APMCs. So this is similar that any trader who wants to participate in the Karnataka agriculture market can apply centrally मतलब डायरेक्ट एग्रीकल्चर मार्केट ऑफिस को भी अप्लाई कर सकता है, नहीं तो जुरिस्डिक्शनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को भी अप्लाई कर सकता है. इफ ही अप्लाइज he will get a unified license. With this unified license he can trade in all the 155 markets, he can trade in all the 92 agriculture commodities in Karnataka. So this was the first reform point which we have brought in. इसमें क्या हुआ है कि increased competition हुआ है, जो licensing barriers था कर्नाटक में वो सबको निकाल के simple smooth affair बना दिया गया है कर्नाटक में ट्रेडर का लाइसेंस पाने के लिए. तो सेकेंड चीज ये है कि यूनिफाइड लाइसेंस तो कर लिया हम, तो ट्रेडर रोज हर मार्केट को थोड़ी घूम सकता है, इसीलिए वी ब्रॉट एन एम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ रिफॉर्म्स इन द स्टेट. वी ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग. ऑनलाइन ट्रेडिंग इज दैट एवरी ट्रेडर हु इज लाइसेंस्ड इज कर्नाटका इज गिवन अ यूजर नेम एंड पासवर्ड. सो वो यूनिफाइड हमारी जो ऑक्शन प्लेटफॉर्म है, यूनिफाइड मार्केट प्लेटफॉर्म है, उस यूनिफाइड मार्केट प्लेटफॉर्म में वो यूजर नेम एंड पासवर्ड इफ ही एंटर्स, वो सभी 155 मार्केट्स में क्या उत्पन्न आया हुआ है, कितना लॉट है, लॉट का साइज कितना है, जहां जहां असेइंग हुआ है उनका क्वालिटी पैरामीटर्स भी हम उस लॉगिन स्क्रीन में वी विल शो दी पैरामीटर्स. सो ट्रेडर सिटिंग एनीवेयर इन कर्नाटका और एनीवेयर इन द कंट्री कैन पार्टिसिपेट इन द एग्रीकल्चर मार्केट्स ऑफ कर्नाटका. तो आज की हिसाब से सेंट्रल ऑफिस से ही करीबन 100 कंपनियों, मतलब तमिलनाडु, केरला, बाहर स्टेट्स का भी ट्रेडर्स हमारी लाइसेंस ले चुका है, एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म वेरी
successfully on this platform. So this is the second thing I would say, online trading and enabling outside traders to participate onto the agriculture markets over here. The third important area is मार्केट जुड़ना, मतलब इंडिविजुअल जो मार्केट है, जो तूर का मार्केट है रायचूर में है, तूर का मार्केट गुलबर्गा है, तूर का मार्केट जो चित्रदुर्गा का है, सभी तीनों मार्केट को जोड़ करके ए सिंगल वर्चुअल मार्केट, मतलब इस प्लेटफॉर्म में सभी मार्केट का जो उत्पन्न हम देख सकता है और वहां हमारी बोली दे सकता है, हमारे ऑक्शन बिड्स दे सकता है. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव इंटीग्रेटेड, मार्केट को जोड़ दिया गया है. तो लिटरली देखा तो कर्नाटक में एक मार्केट है. आज की दिन में कर्नाटक का जो 50 बड़ा मार्केट है, मतलब 50 मेजर मार्केट्स हैव बीन ब्रॉट अंडर द यूनिफाइड मार्केट प्लेटफॉर्म विद एन क्यूमुलेटिव टर्नओवर ऑफ मोर देन 15,000 करोड़. इस मार्केट्स को हम ऑलरेडी ऑनलाइन ट्रेडिंग में लास्ट 1 ईयर से वी हैव ब्रॉट onto this platform. So all these markets are interconnected. मनोज जी, तो ये सारे रिफॉर्म प्रोसेस आपने लागू किए हैं, इससे जाहिर सी बात है आपको काफी फायदा भी हुआ होगा. इन सब फायदों पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ. स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर. आप देख रहे हैं कृषि महाकुंभ और हमारे साथ कर्नाटक के एडिशनल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स और REMSL के MD और CEO मिस्टर R मनोज जी जुड़े हुए हैं. मनोज साहब, ब्रेक से पहले आप बता रहे थे कि काफी सारे रिफॉर्म्स हैं जिसको आपने अपनाया और उससे आपके राज्य को काफी फायदा भी हुआ है. किस तरह के फायदे आपने देखे हैं, अगर वो भी हमें बता सके. तो प्रथम स्थान में आई वुड गिव दी कंट्रीब्यूशन टू एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी में आज हमारी जो किसानों जो मार्केट पे जो माल लाता है उनका अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग सिस्टम में जितना माल आया है उसका वेट कितना है, उसका क्वालिटी क्या है, उसका कितना दाम मिलना है, एंड बिलिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड बिलिंग सिस्टम. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग आई वुड से. ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम द फार्मर साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली आप ट्रेडर्स को, इफ यू लुक एट द ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, द ट्रेडर मस्ट अंडरस्टैंड हाउ मच ऑफ प्रोड्यूस हैज कम in the market, in the neighboring market, what is the price I must quote. So this transparency is the first important benefit of the entire reforms, I would say. Second one, due to increased competition, outside participation, breaking of the local cartels, there is a better price discovery mechanism which is seen, and we can see copra in Tiptur, we can see the moong dal in Gadag, we can see the groundnuts, all of them have got a better price compared to the same period last year. So better price discovery mechanism, I would say, is the second important success in this thing. The third one I would say is that because of better facilities available in the market, arrivals to the markets have increased, market price information dissemination बहुत अच्छा हुआ है. हमारी जो कॉल सेंटर है उनका आप गिनती देखा तो कॉल सेंटर्स में जितना कॉल आया है, the calls have increased. The farmers are now becoming aware, and instead of selling it outside, they are trying to come towards the APMC. So basically, if you see transparency, increased competition, better prices, and then more arrivals to the market, I say are some of the major achievements in this sector. And we are looking forward of transferring the money directly to the farmer's account. So this will be the last step of the success in the reforms process. बिल्कुल, तो ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन, प्राइस डिस्कवरी, ये सब बेहतर होते हुए नजर आए हैं. मनोज जी, इतना बेहतरीन मॉडल क्योंकि आपने बनाया हुआ है, तो फिर देश भर में इसको लागू कर देना चाहिए. ये एक मॉडल की तरह काम कर सकता है. हाँ बिल्कुल, जैसा हमारी भी 50 मार्केट आज जो है कल 100 हो सकता है, और 100 के बदले आंध्रा का एक मार्केट जोड़ सकता है, तेलंगाना का 10 मार्केट जोड़ सकता है, पंजाब का 15 मार्केट जोड़ सकता है. सो टेक्नोलॉजिकली हमारी जो यूनिफाइड मार्केट प्लेटफॉर्म है, इट कैन बी अकोमोडेटेड. सो व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू हैव टू हैव द नेशनल मार्केट, मतलब पूरा देश में एक मार्केट, जैसे कर्नाटक में एक मार्केट है, पूरा देश में एक मार्केट की हिसाब में देखना है, तो आपको पहला चीज यह है कि एक कॉम्प्रहेंसिव इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्लेटफॉर्म चाहिए, जहां की कहां सब किसानों का उत्पन्न उसमें दिख जाए और ट्रेडर्स उसमें ट्रेड कर सकता है. सो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप विच इज देयर. आवर प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो अवेलेबल, एंड दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग एट, दैट वी हैव एन कॉम्प्रहेंसिव ऑक्शन प्लेटफॉर्म वेयर ऑल द प्रोड्यूस आर अवेलेबल एंड ऑल ट्रेडर्स आर पार्टिसिपेटिंग. फर्स्ट चीज है. सेकेंड चीज ये है कि हर स्टेट में ये जो लाइसेंसिंग कंडीशंस है, जैसा कर्नाटक में पहला KST वाज रिक्वायर्ड, मींस ही शुड बी एन, कर्नाटक में उसके ऑफिस रहना चाहिए, बट हम आज उसको निकाल के CST रखा है और बैंक की सिक्योरिटी ले रहा है. तो इस हिसाब से इफ ऑल स्टेट्स हैव लाइसेंसिंग कंडीशंस दैट दे कैन ट्रेड इन अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द कंट्री, दैट शुड बी द सेकंड स्टेप वी मस्ट बी लुकिंग एट. द थर्ड इशू इज दैट
ये जो इंटरस्टेट ट्रांसफर्स जो हो रहा है ना, इंटरस्टेट ट्रांसफर्स के लिए भी वी मस्ट लुक इनटू इट्स दैट जो एक स्टेट में खरीदा हुआ दूसरा स्टेट में टैक्स नहीं करना है, जो एक्स्ट्रा है। मनोज। सो दीज आर लार्जर इश्यूज व्हिच वी मस्ट सी दैट इंटरस्टेट कन्वीनियंस भी होना है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली प्राइस इंफॉर्मेशन सभी ट्रेडर्स को मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से ये कर्नाटक का एक मार्केट जो हम किया है वो नेशन में एक मार्केट कर सकता है। चलिए, बस शुक्रिया मनोज साहब, आज आपने इस महत्वपूर्ण इवेंट पर जुड़े और इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय हमसे शेयर की। तो आपने देखा कर्नाटक सरकार ने किस तरह से खेती और उससे जुड़े बाजार की तस्वीर बदलने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है इस खास पेशकश में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।